नमस्कार। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 11वें दिन भी जारी है। नई कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। इस बिल के लिए लोग दो फड़ में बढ़ चुके हैं। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग किसानों के साथ खड़े होकर इस बिल को किसान विरोधी करार दे रहे हैं। इस बिल के विरोध में क्या है किसानों की रणनीति, आइए जानते हैं किसान नेता श्याम सिंह चाहर और किसान कुशल पाल नादव से। स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार, धन्यवाद। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3 नए कानून बनाए। पहला है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों में बेच पाएंगे। आखिर इस कानून को आप कैसे मानते हैं गलत सर? जैसे ये कानून लेके आए जी, जब पूरा विश्व एक महामारी के दौर में गुजर रहा था जी, तो इनको तो जब संसद और विधानसभा सारा पूरा देश लॉकडाउन में बंद था जी, तो एक ये चोर रास्ते से लेकर के आए जी, इसका, क्योंकि जब देश में जब संसद नहीं चला तो इन्होंने इमरजेंसी में संसद को चलाया। क्यों चलाया जी? वहां पर 546 सांसद हैं जी। 5 आदमी इकट्ठा होने पर तो लॉकडाउन कोरोना की एफआईआर दर्ज हो जाती है। क्या ये 546 पर नहीं होनी चाहिए? उनके खिलाफ भी होनी चाहिए जी। चोर रास्ते से लेके आए। किसान तो इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये सरकार कह रही साहब किसान पक्ष में भी है विपक्ष में भी है। किसान एकजुट है, केवल उसमें राजनीतिक लोग हैं जी, जो कि इनमें दो फाड़ करने के चक्कर में किसान आज भी एकजुट है और पहले भी था जी। हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर एपीएमसी की बात कर रहे हैं तो ये इस कानून में ये साफ दिया गया है कि प्राइवेट जो सेक्टर है वो इस पे हावी होगा जी। यानी सरकारी जो मंडियां हैं वो बंद हो जाएगी जी। जो प्राइवेट लॉबी है इस पे हावी होगी, पैसे वाले हावी है। जब से देश आजाद हुआ, जब से कुछ समय बाद पूंजीपति इस पे हावी हो गए किसानों के ऊपर, तो हम तो इसका विरोध कर रहे हैं जी। क्योंकि हमें ऐसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी के पास में 2 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उसने आलू बो दिया, एक गेहूं बो दिया, क्या इसे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर मंडी बेचने जाएगा? नहीं बेचने जाएगा। जब आगरा में मंडी है तो आगरा में बेचेगा। जब आगरा की मंडी बंद हो जाएगी तो उसे लेगा कौन? व्यापारी जी। व्यापारी लेगा, व्यापारी अपनी मनमर्जी लेगा। क्योंकि केंद्र सरकार का, राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा, केवल पूंजीपतियों का उसमें हस्तक्षेप रहेगा। इसे किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि इसका विरोध कर रहे हैं जी। जैसे कि किसी भी योजना में ले लो, 2 तरह के कानून बनाए जाते हैं देश के अंदर। हमारे देश में, अन्य विदेशों में एक ही कानून है। देश के अंदर 2 कानून बनाए जाते हैं, गरीब और किसान के लिए एक कानून। क्योंकि अगर उसने गलती कर दी उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी, जेल जाएगा। अगर कोई पूंजीपति या अफसरशाही अगर गलती कर देता है या कहीं पर चोरी कर लेता है, घोटाला कर लेता है, तो उसके खिलाफ सरकार और कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। जांचों के नाम जांच पे जांच चलती रहती है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जो कि सरकार के सामने कई घोटाले भी साबित हो चुके किसानों की योजनाओं में, परंतु सरकार चुप कान को बंद करके बैठी हुई है। इसका हम विरोध कर रहे हैं जी। तो ये तो किसान नेता ने अपनी बात रखी, लेकिन एक किसान होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या लगता है, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इस कानून का? देखिए, ये मूल रूप से आपने जो प्रश्न किया है इसमें बात ये है कि जब इनका कहना है साहब अच्छे उचित मूल्यों में हम किसान की जो फसल है उसको बिकवाना चाहते हैं, इनका कहना है। सरकार ऐसा कहती है, ये दावा करती है कि साहब हम जो है आपके जो उपज है उसको उचित मूल्य पर बिकवाने के लिए ही हम मंडियों से बाहर की व्यवस्था कर रहे हैं जी। जबकि इनका कहना यह भी है कि हम जो भंडारण की व्यवस्था है उसकी बाउंडेशन को खत्म कर रहे हैं जी। मूल रूप से जो देश में आज किसान उबाल पर है उसका एक रीजन ये है कि एमएसपी की लिखित गारंटी के साथ साथ एमएसपी क्या चीज होती है? एमएसपी क्या चीज होती है? एमएसपी के ऊपर ले आए। आज एमएसपी की रेट, बाजरा की रेट 2150 रुपए है, गेहूं की रेट 1950 रुपए है, आज 1700 रुपए बिक रहा है। 250 रुपए कौन गवर्नमेंट देगी या व्यापारी देगा या मंडी समिति देगी? कौन देगा उसे? किसान जाएगा कहां? यानी अमेरिका अपना गेहूं बेचने थोड़ा जाएगा। यानी एमएसपी पे जब किसानों ने पहले मांग की 4 महीने पहले कि एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, सरकार क्यों नहीं दिया 4 महीने से? जब किसान उसके दरवाजे पर घुटनों के बल पहुंच चुका, अब एमएसपी की बात कर रही। अरे एमएसपी नहीं, हमें वो कानून नहीं चाहिए जिससे कि किसान पहले से ही फांसी लगा के संसद भवन के दरवाजे पर खड़ा है, कहीं फिर दोबारा
और फांसी का फंदा उसके गले में पड़ जाए, इसे किसान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे कानून को वापस लेना होगा। लेकिन कई ऐसे किसान भी हैं जो इसका विरोध भी नहीं कर रहे, तो क्यों उनको क्या वो चीजें नहीं दिखाई दे रही? कर रहा है किसान, विरोध कर रहा है किसान, अपने घर में बैठ के विरोध कर रहा है, जिले पे विरोध कर रहा है, दिल्ली में विरोध कर रहा है, पूरे देश में उबाल है किसानों के जहन में। जो उबाल आ रहा है, आने वाला समय सरकार झेल नहीं पाएगी किसानों के विरोध को। जो पूंजीपति हैं, 2% केवल पूंजीपति हैं, वो इस चीज को झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार विदेशों के हाथों में खेल रही है। इसे खेलने नहीं दिया जाएगा। ये तो खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या रणनीति होती है। बढ़ते आगे की तरफ, किसान संगठन और सरकार के बीच अब तक 5 बार वार्ता भी हो चुकी है। आखिर क्या वजह रही जो ये वार्ता है लगातार विफल रही है? किसान, आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, वार्ता विफल होने का मूल रूप से कारण ये है कि हमारे जिन कृषक संगठनों से बात आज ये लोग करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि जब ये बिल लेकर के आए उस पीरियड में इन्होंने किसी भी कृषक संगठन से, मूल रूप से जब आप किसी के उत्थान की बात करते हैं, आप उसमें कृषि सुधारों की बात करते हैं, कि क्रांति लाने की बात करते हैं, तो उस दौर में आपको कृषक संगठनों से भी इस पर राय लेनी चाहिए थी। चलिए, अगर आपने राय नहीं ली, उसके बाद भी आज जो आप वार्ता कर रहे हैं, उस वार्ता में किसानों का कहना ये, उन्होंने बिल को जिस तरीके से, मैं एक किसान हूं, मैं जितना सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, उससे ज्यादा हमारे जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वहां, हमारे जो संगठन वहां नेतृत्व कर रहे हैं, तो उन लोगों से जो बात की जा रही है, उनका कहना है कि आप इस पर रोल बैक करते हुए इन बिलों को आप जो है वापस लीजिए। बात आती है, वो उनका कहना यह है कि उन्होंने 4 दौर की वार्ता में, जब आप देखेंगे 4 दौर की वार्ता हुई, तो 4 दौर की वार्ता में चौथी दौर की वार्ता में कृषि मंत्री जी ने कहा कि इसमें कुछ खामियां हैं, हम उसको सही करने का प्रयास करेंगे। 4 दौर की वार्ता तो सिर्फ खामियों को मानने में ही उन्होंने गुजार दिया। उसके बाद अब बात आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना यह है, मूल जो मुद्दा है, आप पराली पर एक विशेष कानून इस तरीके का लेकर के आते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए का मतलब आपको दंड देना होगा, आप 10 साल की 7 साल की सजा भुगतनी होगी। क्या ये कानून इस तरीके से आप लागू कर सकते हैं देश में? एक जो किसान बहुत छोटे, मेरे स्तर का किसान अगर किसी के पराली के कानून, देखिए अगर इस तरीके के कानून लाए जाते तो कहीं ना कहीं देश के बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि जब ये पराली जलाई जाती है तो आप जानते हैं कि धुआं कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा पोल्यूशन फैलता है, तो सरकार कहीं ना कहीं दोनों को लेकर चलती है। आप क्या कहना चाहेंगे चाहर जी? जैसे इन्होंने कहा मंडियां, 4 बार वार्तालाप हो गया केंद्र सरकार मंत्रियों से, प्रधानमंत्री को भी पता है, वो बैक रास्ते से सारी चीज को सुन भी रहे और देख भी रहे हैं। बिल्कुल। क्या इनको लॉकडाउन के तहत ये कानून को पास किया गया, जितनी कमियां थी, क्या पहले इसमें सुधार करके नहीं पास किया जाता? केंद्र सरकार ये चाहती है कि किसानों की आवाज को दबाया जाए, राय से दबाया जाए, गहराई से दबाया जाए, नहीं तो डंडे के बल पर दबाया जाए, पानी छोड़ के दबाया जाए, आंसू गैस के गोले छोड़ के दबाया जाए, नहीं तो गोली मार के दबाया जाएगा। नहीं तो वजह क्या रही जो वार्ता जो रही है लगातार विफल रही है? क्या इसमें कहीं ना कहीं दोनों लोग अड़े नहीं अपनी बातों पे? एक तरफ किसान जो हैं वो अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार जो है अपनी बातों को लेकर अड़ी हुई है। अगर यही हाल रहा तो शायद इसका तो कहीं सोल्यूशन निकल नहीं पाएगा। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है जी, क्यों? किसान तो चंदा देता नहीं, वहां से चंदा मिलता है इलेक्शन के लिए जी, हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए, निजी हेलीकॉप्टर भी खरीदे गए, इनके हर चीज के कोठी बंगला के लिए पैसा मिलता है, तो आता कहां से है? पूंजीपतियों से। किसान तो देता नहीं। किसी को 5 रुपए चंदा देगा तो वो अपने घर जाकर के बताएगा, घर में दंगा हो जाएगा। अगर कोई पूंजीपति यानी पूंजीपति अरबपति अगर किसी को चंदा देता है तो वो अपने घर वालों को किसी को नहीं बताता कि मैंने साहब 1 करोड़ रुपए किसी पार्टी फंड में चंदा दे दिया। अगर ये पार्टियां सारी ईमानदार हैं, बिल्कुल इनकी नियत में खोट नहीं है, तो इन्होंने काले धन की बात कही थी। काला धन तो सबसे ज्यादा ये इन पार्टियों के खाते में आ गया। आया कहां से? जब नोटबंदी 2016 में हुई, पूरा देश लाइन में लगा हुआ था जी। यानी भाजपा सरकार का वो एक कार्यालय बना है, उसी नोटबंदी के समय में जी। वो चंदा आया कहां से जी? ये तो दिया नहीं, गरीब जनता ने तो पैसा दिया नहीं, वो आया कहां से? केंद्र सरकार इस पे जवाब क्यों नहीं देती? देखिए, हम लोग शायद मुद्दे से हम लोग भटक रहे हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि जो वार्ता लगातार किसानों के साथ सरकार की चल रही है, आखिर क्या वजह है जो लगातार विफल होती चली जा रही है? नहीं, जो उन्होंने अध्यादेश लेके आए यानी विधेयक लेके आए, इन्होंने कमियां क्यों छोड़ी? एक छात्र कक्षा 6 का है,
वो अपना परीक्षा देता है जी, अध्यापक उसकी कॉपी जांचता है, तो अध्यापक थे ना, ये पूरे देश के किसानों के अध्यापक थे। इन्होंने कमियां छोड़ी क्यों? यानी किसानों को तोड़ने के लिए, किसानों को 2-3 फाड़ करने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए। आज देश की स्थिति यह है कि अगर किसान अपनी आवाज नहीं उठाता तो कुछ समय के बाद में देश को गुलाम होना पड़ता। जब किसान रोड पर आया है और अब हटेगा नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी हर दिन ताप है। यानी रावण राज आज देश में चल रहा है, तो रावण राज के लिए तो किसी न किसी को तो पैदा होना पड़ेगा। देखिए, अब जो बात हो रही है, किसान कह रहे हैं अब हम लोग हाँ या ना पर डटे हुए हैं, या तो सरकार हमें हाँ में जवाब दे या तो सरकार हमें ना में जवाब दे। एक मुद्दे पे कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जाता, किसान भी जहां सरकार अडिग हो रखी है अपनी बातों पे, वहीं किसान भी कहीं ना कहीं एक ही बातों को लेके अडिग हो रखा है, हाँ या ना में उसमें जवाब चाहिए उसको। कहीं बीच का सोल्यूशन इसमें निकलता नजर नहीं चाहे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीच के सोल्यूशन के लिए मूल रूप से किसान के बजाय सरकार की हठधर्मिता ज्यादा नजर आती है जी। प्रश्न ये उठता है कि आप पराली के कानून को पूरी तरीके से वापस लीजिए। आपको जो भी सॉल्यूशन लगता है, मैं निश्चित रूप से मैं भी पॉल्यूशन को लेकर के गंभीर हूं। किसान की भी समस्या है कि उसको जो पीरियड मिलता है 10 दिन में, वो अपनी उस पराली को कहां रखेगा, क्या करेगा, उसके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। व्यवस्था अगर गवर्नमेंट सारे कामों के लिए कर सकती है तो मैं समझता हूं पराली अगर समस्या है तो उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, उनको करना चाहिए। दूसरी चीज, जब वो कहते हैं कि पराली का विषय हो गया, अब दूसरा विषय आता है एमएसपी का। एमएसपी पर किसी भी सूरत में आप उसको अपराध के दायरे में करेंगे तभी बात बनेगी, या आप कानूनों को वापस। एमएसपी की बात आज ये कह रहे हैं कि साहब हम उसे गारंटी देते हैं जी, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं दी? क्या इनकी नियत में खोट नहीं था? ये पहले 2150 रुपए प्रति क्विंटल बाजरे का रेट है जी, आज पूरे देश में 1200 रुपए कुंटल बिक रहा है। यानी ये 900 रुपए कुंटल का यानी घाटा किसान को हुआ। देखिए, सरकार कौन करेगा? अदा कौन करेगा? पूंजीपति तो नहीं करेगा ना, सरकार तो है उसका। यानी आज आलू का रेट पूरे देश में हाहाकार मच गया। किसान से 1500 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल में सारा पूंजीपतियों ने, कोल मालिकों ने खरीद लिया। दिल्ली में 80 रुपए किलो यानी 8000 रुपए कुंटल आलू बिका, किसान को तो नहीं मिला ना। आज उन्होंने अराणी और इन पूंजीपतियों को बड़े बड़े हॉल बनाने के लिए दे दिया। ये अपने अंडर में सब कोल्ड स्टोरों को कर लेंगे, किसान को उसी लायक छोड़ेंगे कि भाई तुझे तो केवल अपने खाने के लिए रख, पूरा माल हमें दे दे जी। अगर जैसे किसान पर वो उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, परिवार में कोई फंक्शन करना है, तो उनसे उन्हें कर्जा लेना पड़ेगा। पहले से किसान कर्जदार था और फिर और ज्यादा कर्जदार हो जाएगा, उसकी कॉन्ट्रैक्ट पे खेती चली जाएगी, फिर किसान को वो जमीन मिलने वाली नहीं है, पहले था और फिर वो ही शासन आने वाला है जी। तो इसे किसान नहीं चाहता कि ये तो खैर आने वाले समय में पता ही चल जाता है, बढ़ते ही आगे पता तो चल गया। यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती का क्या मतलब रहा? यानी छोटा किसान है, 5 बीघा किसान है या 10 बीघा का किसान है, कोई 100 बीघा का किसान है, वो उसे ले लेगा जी। जैसे कि हमने अपने क्षेत्र में भी देखा है, किसी पर 1 बीघे जमीन है, बेटी की शादी करनी है, तो वो अगर 5 लाख रुपए बेटी की शादी में लगाता है, उसके पास में 10,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है, वो कैसे कर्जा लेगा? बिल्कुल पूंजीपति से लेगा, बैंक से ले लेगा। क्या वो 5 लाख रुपए जमीन को बेच के ही चुका सकता है? मेहनत से वो नहीं चुका सकता। तो इस वजह से ये बैक साइड से, चोर रास्ते से जो कानून लाए जा रहे हैं, किसान को बर्बाद करने के लिए लाए जा रहे हैं। इस वजह से लेकिन हर किसान शायद इसका विरोध नहीं कर रहा है। बढ़ते आगे की तरफ मैं इधर भी आऊंगी, आपसे पूछूंगी, बिल्कुल मैं पूछूंगी आपसे अगला सवाल, आपको बताऊंगी कहाँ के किसान कहाँ से विरोध कर रहे हैं और कहाँ के नहीं करते। लेकिन अगला सवाल मेरा फिलहाल ये है, अभी वर्तमान सत्ता पक्ष के जो किसान है, सत्ता पक्ष के जो MLA उनके जो प्रतिनिधि जो कार्यकर्ता है, वो खुद किसान बनते हैं कि साहब हम किसान हैं। अरे उनको यही नहीं पता कि गेहूं कहां से पैदा होता है। यानी मैं ये केंद्र सरकार, आज बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, ऐसी कौन सी फसल है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि 5 साल में उनका कार्यकर्ता करोड़पति हो जाता? जो साइकिल पर चलता होगा वो 4 व्हीलर कहां से लेके आता है, कहां से पैसा आता है? यानी ये हर पार्टी का, यानी किसानों का शोषण और गरीब जनता का शोषण करने पर क्या केंद्र सरकार ने ये लॉकडाउन लगा, 2,000 1500 किलोमीटर गरीब जनता, गरीब मजदूर पैदल मार्च किया। जब इन्होंने यानी रेलवे बंद कर दिया, रोडवेज भी बंद कर दी, पैदल गए थे भूखे प्यासे।
क्या सरकार ने उनके लिए क्या योजना बनाई? क्या भंडारे लगाए? केवल किसानों ने उनके लिए व्यवस्था बनाई, उनके लिए भंडारे चलाए, उनके लिए हर चीज की सुविधाएं दी, क्योंकि वो भी अपने थे। क्या एमएलए एमपी देश में नहीं थे? इनको तनख्वाह मिलती है, क्यों नहीं इन्होंने लगाया? कहां गया वो पैसा? कहां गया वो काला धन जो कहते थे कि 2014 में हम काला धन लेके आएंगे 50 दिन में? 50 दिन में वो काला धन वो सफेद हो चुका, यानी वो कहीं से कहीं पैसा डिवाइड इन्होंने कर लिया। चार जी कहीं ना कहीं हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, समय की थोड़ी पाबंदी हमारे पास है, बढ़ते आगे की तरफ। अभी वर्तमान में देश में कुल 7,000 मंडियां हैं। आपको क्या लगता है इस कानून के आने के बाद जो मंडियां हैं इन पर क्या खास असर पड़ेगा? ये मंडियां सारी बंद हो जाएंगी, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी। जब किसान के पास में 10 कुंटल गेहूं हुआ, जब ये सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, यहां से ग्वालियर बेचने नहीं जाएगा। अगर ग्वालियर बेचने के लिए जाता है तो इतना तो वो भाड़े में कट जाएगा, उसे मिलेगा क्या? आज किसान, अगर आप मनरेगा का रेट लगा लिया जाए तो किसान को 20 रुपए पर डे नहीं मिलेंगे। ये मेरा केंद्र सरकार से चैलेंज है, कब 20 रुपए पर डे, 600 रुपए महीने नहीं मिल पा रहे हैं। यानी 2 बीघे जमीन है, अगर उसके पास में 4 बच्चे और मियां बीवी हैं, क्या उनसे उसका पूर्ति हो जाएगी? केंद्र सरकार कहती है, उनका जियो कह रहा है कि 32 रुपए से नीचे वाला वो गरीब इंसान है और 32 रुपए से ऊपर वाला वो यानी पैसे वाला है। क्या साहब इनको 2,51,000 रुपए एक एमपी की तनख्वाह मिलती है? कहां से आता है पैसा? यानी किसान के पक्ष में क्यों नहीं लेके आते हैं? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दें। अच्छा, उसे भी नहीं करना चाहते। 1967 का आधार वर्ष जोड़ करके गेहूं का रेट और किसान का मूलधन जोड़ लो, इनसे ज्यादा उसका ऐसे। देखिए समस्या हजार है। सेम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जो मंडियों पे 7,000 जो मंडियां हैं भारत देश पे, इस कानून के आने के बाद इन पे क्या खास असर देखने को पड़ेगा? देखिए, सरकार का कहना यह है कि हम मंडियों को बंद नहीं करने जा रहे हैं जी। उसका कहना यह भी है कि साहब हम एमएसपी को भी खत्म नहीं करने जा रहे हैं। दोनों मुद्दों पर सरकार अपना जो स्पष्टीकरण देती है जी। उसका कहना यह है ना तो हम मंडियां खत्म करने जा रहे हैं, ना ही हम एमएसपी खत्म करने जा रहे हैं। जब आप माल को बाहर मंडियों के बाहर बिकने की छूट देंगे और रेट कोई तय नहीं करेंगे, माल पूरी तरीके से, उसका एक रीजन है कि अगर आप मंडी में बेचने जाएंगे उसका जो टैक्स है वो आपको देना होता है। अगर आपको मंडी के गेट पर उसकी बाउंड्री जो है उसके बाहर माल मिलेगा या कहीं दूसरी जगह माल मिलेगा तो आप मंडियों में टैक्स देकर माल खरीदेंगे नहीं जी। जब आप खरीदेंगे नहीं तो मंडियों में तो अपने आप ही लोगों का घुसना बंद हो जाएगा जी। यानी तो इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीच का जो बंदा है उसका शायद काम खत्म हो जाएगा, तो क्या सीधा असर किसानों को देखने को नहीं मिलेगा? क्यों होना चाहिए? दलाल तो लेके आ रहे हैं जी, क्यों होना? दलाल ये लेके आ रहे हैं, यानी ये खत्म नहीं कर रहे। बीच का जो दलाल है उसे खत्म नहीं किया जा रहा, उसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। मंडियां खत्म हो जाएगी, जैसे मंडी में माल नहीं जाएगा, जैसे आगरा की मंडी बंद हो गई जी, गेहूं की, आलू की, ये बंद हो गई, क्या ग्वालियर बेचने जाएगा? पूंजीपति गांव से खरीदे जी, वो जाएगा किसान कहाँ? उसे अपनी बेटी की शादी करने, उसके पास में 20 कुंटल गेहूं हुआ, बेचने ग्वालियर थोड़े जाएगा, एमपी थोड़े जाएगा। ये केवल किसानों को गुमराह करते हुए पूंजीपतियों के इस कानून को थोपना किसानों के ऊपर चाह रहे हैं और किसान इस कानून को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगा। वो जान देने पर उतर चुका है। किसान तो कह रहा है साहब हमें लाठी मारो, गोली मारो, तुम अपना यानी अपना शासन चला लो। भाई जिसका परिवार नहीं होता, जिसका परिवार नहीं होता तो उसे परिवार की क्या पता है कि उसके परिवार में कोई चीज लानी है या नहीं लानी है। देखिए सरकार कह रही है कि हम मंडियों में सुधार के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का यह भी कहना है कि मंडियों की समस्याओं के सुधार का जिक्र तक इस कानून में नहीं किया गया है। कहीं कोई चीज नहीं है। आज 39 कमियां हैं कानून में, तीनों में। पढ़े लिखे हैं सब, अंगूठा छाप तो नहीं है जी, आंखों से अंधे तो नहीं है जी, इनको तो वो कमियां लानी नहीं चाहिए थी। पहले किसानों को बिठा करके, चाहे 5 देश के किसान 5 ही अपने यानी किसान संघ के नेताओं को बिठा लेते, साहब हम इस कानून को पास कर रहे हैं जी, क्यों नहीं बिठाया गया किसानों को? किसानों को क्या पता है? किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं, क्या ये एमएलए एमपी सारे पढ़े लिखे हैं? क्या इनको दिखाई नहीं देता? चलो इन्हें दिखाई नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बुला लेते, हाई कोर्ट के वकीलों को बुला लेते, इससे वहां पर इसे चेक करा लेते, तो आज ये नौबत नहीं आती। यानी सरकार क्या, परमात्मा भी ये चाहता है, हकीकत की घड़ी जब सामने आती है, परमात्मा भी ये चाहता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए कानून थोप रहा हूं, तुम इस पर विरोध करोगे या नहीं करोगे,
जब उन्हें ये दिखाई दिया कि साहब इसमें हमारे फांसी का फंदा लग रहा है, जैसे आगरा जनपद में 2016 से और 2019 तक 36 किसानों ने आत्महत्या की जी। ठीक है जी, क्या सरकार सो रही थी? क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया? और देखिए, किसानों की समस्याओं का जो मुद्दा है वो शायद भारत देश में नया नहीं है, काफी समय से चला आ रहा है। अब ये नया आ गया था। देखिए, दुनिया 1967 में 70 रुपए कुंटल गेहूं था जी, 210 रुपए तोला सोना था जी। अब 3 कुंटल गेहूं बेचने पे 1 तोला सोना था। आज 55,000 रुपए प्रति तोला है। कितने गेहूं बेचेगा किसान? अपनी बेटी की शादी कहां से करेगा? यानी कितना कुंटल गेहूं बेचेगा? इसका जवाब कौन देगा? तो बढ़ते आगे की तरफ आपसे जानना चाहेंगे नादव जी, देश इस कानून को लेकर दो भाग में बढ़ चुका है। कई राजनीतिक पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं भुनाने का काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है, ये कानून, अब ये जो मुद्दा है, ये किसानों वाला मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीति रंग ले चुका है? देखिए, किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से आज की तारीख में सरकार के पाले में है, गैर सरकार के पाले में है जी। किसान संगठन जितने भी हैं वो तो सरकार के मुंह की ओर देख रहे हैं। अगर सरकार इस तरीके की बातें करती है कि साहब ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, हर चीज पर राजनीति होती है इस देश में, ये कोई नई चीज नहीं है। ये जो मुद्दा आया है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें, जो विरोधी दल है वो लगातार एक दूसरे को भड़काने का काम, या ट्वीट के माध्यम से हो, या वो ट्वीट कर रहे हो, या किसानों के पास जाके बातें कर रही हो, हर तरफ माहौल जो है, एक दूसरी राजनीति जो है अपने पाले में इस गेंद को खींचने की कोशिश में कहीं ना कहीं लगे हैं। जो चाह रहा है वो चाह रहा है कि मेरे पाले में ये गेंद आ जाए और मैं उसको फटाफट से कैच कर लूं। सरकार और विपक्ष जी, वो दोनों अपने आप में राजनीतिक हैं जी, लेकिन किसान को इसमें आप फुटबॉल नहीं बना सकते जी, बिल्कुल नहीं बना सकते। किसान की बात आप करते हैं कि साहब किसान इसमें है ही नहीं, वो तो मुद्दा वही है कि किसान अपनी जगह अपना विरोध प्रदर्शन तो जता ही रहा है, वहां सरकार भी अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रंग जो आ रहा है निकल के, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक होता जा रहा है, क्योंकि पार्टियां भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। नहीं, गलत। किसान पहले भी किसी राजनीतिक का किसान नहीं बनने को अगर तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है हर एक पार्टी ने अपने पाले में ले लिया, और हर एक पार्टी जो है इसको कहीं ना कहीं कैच करने पे या भुनाने पे लगी हुई है। वो उनके परिवार का मामला है, राजनीतिक लोगों का। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर कहीं रो रहा हो, अगर उसके पास में आकर के उसे यानी थोड़ा सहयोग करने की बात करें, तो वो चुप होकर के सुनता है, उससे कहता नहीं कि तुम मेरा सहयोग करो। लेकिन आखिर ये लोग तभी क्यों पहुंचते हैं जब किसान रोने लग जाता है, जब कोई समस्या होती है, तभी ये लोग राजनीति वाले जो हैं, जो विपक्षी पार्टियां, आखिर तभी क्यों पहुंचते हैं? जब कोई मुद्दा इतना गरमा रहा है देश में, आप लोगों का काम, पार्टियों का काम है कि उस मुद्दे को शांत करा जाए, ना कि उसको और ज्यादा भुनाया जाए और अपना राजनीति रंग उसको दिया जाए। आखिर क्यों, जब किसान परेशान होते हैं, इस बिल को लेकर जब परेशान है, तभी क्यों पार्टियां इनके पास पहुंच रही है? ये पार्टियां पहले कहां थी? ये सारे जो राजनीतिक दल है, राजनीति की परिभाषा ही अलग है जी। राजनीतिक जो दल हैं, पार्टियां हैं, ये चोर पार्टियां हैं। क्योंकि आप चोर से कितना भी कह लो, वो मानेगा थोड़े बिना चोरी करे, क्योंकि आज हम उस पर आरोप लगाते हैं, आरोप किसी पर नहीं लगा रहे। हर पार्टी का एजेंडा अलग अलग है, ये आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो किसान इनके पिछला कुल नहीं बढ़ना चाहता। किसानों ने किसान नेताओं से कमान अपने पाले में ले ली है, वो केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है। 4 दौर की वार्तालाप हो चुका, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा। केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए कि भाई किसान किसी की नहीं मान रहा, सारे नेताओं को दरकिनार कर दिया, साइड में कर दिया। तो किसान से सीधा बात करें ना। जब किसानों ने कह दिया भाई तुम्हारे 39 कमियां हैं, 39 कमियों की आज हाँ कर लोगे, कल उसे थोप दोगे, इसे कैंसिल कर दो ना, एक चौथा विधेयक ले आओ इसके ऊपर, यानी पूरा इसे कैंसिल कर दो, चौथा विधेयक ले आओ। जैसे भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 चला था, 2011 में टप्पल कांड हुआ, बीजेपी ने संसद भवन में उधम मचाया, रोड पर भी उधम मचाया। 1 जनवरी 2014 से लागू हो गया जी। इनकी सरकार आ गई साहब, उस पर अध्यादेश ले आए, 3 अध्यादेश ले आए, फिर इन्होंने एक कानून बना दिया कि किसान की जमीन अगर 20 साल पहले गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली जी, तो उसी रेट का पैसा दिया जाएगा। तो भाई पहले ये जो कह रहे थे उस पर भी तो ये खरे नहीं उतरे जी। यानी किसान की दोगुनी आय की बात कर रहे हैं, 2022 तक कर देंगे साहब। 2022 में यूपी का इलेक्शन है, आपने तो 16 में वायदा किया ना,
आपने तो साहब किसानों की आय दोगुनी करने का हर चीज का वादा यानी 14 में भी किया था, आज तक कहां हुआ? सारा हम तो नहीं मानते कि जो राजनीतिक लोग हैं केवल लॉलीपॉप किसानों को देते हैं, वो किसान इस बहकावे में आ गया था, इनको गद्दी पर बिठा दिया, अब ये किसानों का शोषण करने में लगे हैं। क्यों नहीं? यानी किसानों को छोड़ के अगर राजनीतिक दलों की नीयत में खोट नहीं है, क्यों नहीं किसानों से अलग जाकर के और संसद भवन के गेट पे धरना देना शुरू कर दे? क्या वहां पर एमपी नहीं विपक्ष के किसानों के बीच में आने का प्रयास न करें तो ठीक रहेगा। अगर आने का प्रयास करेंगे तो आने वाला समय किसान आपको भी सबक देगा। क्यों? देखिए हर चीज का हल शायद धरने से नहीं निकलता है। भारत देश में इतने धरने दिए जाते हैं, इतने धरने दिए जाते हैं कि आधा समय तो भारत का धरने में ही निकल जाता है। अगर विदेश की, अगर आप पहले स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं विदेश की भी बात कर रहे थे, विदेशों पे अगर हम आते हैं तो वहां पर इतने ज्यादा धरने नहीं दिए जाते जितना भारत देश में दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं सब चीज प्रभावित होती है, आम जनता काफी प्रभावित हो जाती है। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले ही एक और गुर्जरों का आंदोलन हुआ था, उन्होंने रेल रोक डाली, और अब ये दूसरा आंदोलन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता इसमें प्रभावित होती है। जो दिल्ली कूच करने की किसान बात कर रहे हैं, जब वो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। ऐसे मैं खुद गया जी, मैं आगरा से, मैंने देखिए जब बल्क में लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं स्थितियां होती है ऐसी। अपनी गाड़ियां पुलिस ने खुद ये जाम लगाया है जी, पुलिस ने खुद प्राइवेट गाड़ियों को लेकर के, जैसे देखिए पुलिस का काम आपको सुरक्षित रखना भी है और दिल्ली तक पहुंचने की शायद रोकना भी है। हमने अपने प्रयास से एम्बुलेंस को निकाला गया है। क्या पुलिस का काम क्या है? सुरक्षा करना जी। कहीं दंगा नहीं हो, किसान दंगा नहीं कर रहा, नहीं किसान कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। आप लोगों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है, बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को इस चीज में आके दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। नहीं, राजनीतिक लोग इसे किसानों पर थोपना चाहते हैं जी। किसान इसे किसी की मदद बर्दाश्त नहीं कर रहा, किसी को कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा। अब किसानों ने, जैसे कि भाई अभी मेरे पास में सूचना नहीं आई है कि 8 तारीख को पूरा देश बंद रहेगा। बिल्कुल ठीक है जी, पूरा देश बंद रहेगा। अगर ऊपर से सूचना आती है तो आगरा भी बंद रहेगा। बिल्कुल। क्यों? कि छोटी छोटी बातों के ऊपर देखो साहब, बीजेपी ने भी बंद किया, बसपा ने भी बंद किया, कांग्रेस ने भी बंद किया, सारे दल बंद करते हैं। तो हम तो किसानों से अपील ये करते हैं, अगर ऊपर से आदेश आता है, अगर ये सारी पार्टियां किसान हितैषी होने का ये ऐलान कर रही हैं तो अपने आप ही घरों से न निकले, देश अपने आप बंद हो जाएगा, किसानों के पक्ष में जाएगा। तो बढ़ते आगे की तरफ, यहाँ तो अलग ही मुद्दा हो रहा है। किसानों का कहना है कि किसान कोऑपरेट फार्मिंग नहीं चाहते हैं। किसानों का मानना है कि इससे सरकार का फायदा है, ना कि किसानों का। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जो बात करती है, सरकार अपना एक नया पैटर्न चालू करना चाहती है जी। समस्या कॉर्पोरेट शुरू करने की नहीं है, समस्या है किसानों को संपन्न करने की जी। अगर आप चाहते हैं कि साहब आप उसकी जो जमीन है उसकी एक ऐसा रास्ता बनाए कि उसकी जमीन जो है वो आगे चलकर वो जमीन का मालिक ही न रहे जी। ये रास्ता उसके लिए बनाया जा रहा है, परोक्ष रास्ता है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ये रास्ता उसी तरफ जाता है। जब आप व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो फार्मूला लेकर के आ रहे हैं, जिसमें निवेश लोग करेंगे और वो आपकी खेती को करने के बाद में, अब ये इनका कहना ये भी है कि साहब आप उसके लिए बाध्य नहीं है। मैं मान लेता हूं, उसको मानता हूं कि आप उसमें आज बाध्य नहीं कर रहे, लेकिन किसान को आगे चलकर उसके लिए आप बाध्य भी कर देंगे। आगे आने वाली सरकार, ये तो आने वाली सरकार या आने वाली रणनीति तय करेगी कि आगे क्या कर। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है वो यही है कि ये जो चीजें आ रही है सरकार के द्वारा, तो क्यों आप लोग नहीं इसमें चाह रहे हैं कि सरकार का फायदा, आप क्यों ऐसा देख रहे हैं कि इसमें सरकार का फायदा है? देखिए, पूरी तरीके से मैं ये जो राजनीति इसमें बीच में आती है, बार बार लोग राजनीति की बात करते हैं, राजनीति को रंग देने के लिए सरकार भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। ये इस व्यवस्था को लाने के लिए जब आप बिल लाए हैं, आपने 3 महीने से पंजाब में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आपने आज तक उनसे बात करने की कोशिश नहीं की। सिर्फ इसलिए की बात आपने, पूरे देश की बात है, पूरे देश की बात है। एक पंजाब के ऊपर थोपा जाए, पंजाब नहीं है, पंजाब एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरा देश बहुत बड़ा है। पंजाब एक छोटा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य यूपी है, यूपी एमपी राज्य है। क्या इनसे सलाह ली किसानों से? उनके ऊपर थोपना चाह रहे हैं, गलत। यानी किसानों से थोड़ा सा, जैसे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे खेती ले रहे, जैसे मैं पैसे वाला हूँ, अरबपति हूँ, मैंने 10 गांव की जमीन ले ली, आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 10 साल का लिखित में, तो उस किसान को अगर मैंने चीज आपकी ले ली, टाइम पे पैसे दे दिया, 5 साल के बाद मैं ही अपनी हर चीज दूंगा, वो आप करोगे,
पानी मैं ही दूंगा आपको समय समय पे, आपको तो मजदूर बनके रहना पड़ेगा पूंजीपतियों का। तो ये कहाँ की लीला है? वो किसान अपना न्यायालय नहीं जा सकता, केवल एसडीएम कोर्ट। एसडीएम कोर्ट में किसानों से अपील है, क्या एसडीएम महोदय क्या पूंजीपति के खिलाफ आदेश कर सकते हैं? क्या उनको अपनी नौकरी नहीं बचानी? नहीं कर सकते। वो उस पर तारीख देंगे, जो कि आज केंद्र सरकार तारीख पर तारीख दे रही है। तो ऐसे देखिए, सरकार कहीं ना कहीं सरकार जो है कहीं ना कहीं एमएसपी की लिखित गारंटी भी आप लोगों को देने को तैयार है, लेकिन फिर भी क्यों भरोसा नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब दे रही हो चाहे बाद में, लेकिन आप लोगों का विरोध देखने के बाद सरकार जो है आपको लिखित में गारंटी देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी क्यों अभी भी आप लोगों को भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? वापस से लिया मैं तो, यानी आज तुम दे रहे हो गारंटी लिखित में जी, लिखित में कोई किसान गलती कर ले, जज उसकी सजा भुगतता है जी, आईओ उसके खिलाफ रिपोर्ट लगाता है, उसने गलती नहीं की है। अगर कोई पूंजीपति गलती कर देता है तो उसके खिलाफ आईओ उसे टेढ़ा मेढ़े करके उसमें चार्जशीट लगाता है, जज उसे बरी कर देता है। तो यही बात है लिखित में। लिखित वाला किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं को उसे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अगर आपको गारंटी दे रही है तो कोई ना कोई बात होगी। लिखित में अगर दे रही है, ये चोर रास्ते से क्यों लेके आए? आज ये गारंटी दे रहे हो, 39 कमियां निकली है, तो ये लेके क्यों आए? यानी किसानों से पहले पूछ लेते, किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, अधिवक्ता है, उनसे पूछ लेते ना कि भाई इसमें क्या कमियां हैं, इसे लागू करें नहीं करें। इन्होंने चोर रास्ते से उसे पास कर दिया। आज किसान अपनी बहन बेटियों की शादियां करें, आंदोलन के लिए भी समय निकालना है, अपने परिवार को भी देखना है, अपनी बहन बेटियों की शादी करनी है। सरकार तो केवल कानों को बंद करके सुन रही है, तारीख पर तारीख दे रही है। सरकार तो ये चाहती है कि देश का किसान रोड पर आकर के मरे। किसान तो अभी ये चाह रहा है केंद्र सरकार से कि साहब जो दिल्ली में पड़ा है, अन्य प्रदेशों में भी रोड पे पड़ा है, जैसे आगामी कुछ समय के बाद में रोड पे पड़ा होगा तो सरकार लाठीचार्ज कराए, गोलीकांड कराए। सरकारी तो हमेशा जिंदा रहेगी। देखिए, कहीं ना कहीं हर तरफ से ये भी आवाज उठ रही है कि देश का हर किसान इसका विरोध नहीं कर रहा है। जहां पर विरोधी पार्टियां हैं वहीं का किसान को भड़काने का काम किया जाए। सुन लीजिए, आप पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। और किसान इस बिल का विरोध करने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, तो मानना लोगों का ये भी है जो किसान है वहीं का विरोध कर रहा है जहां पर राजनीतिक पार्टियां उनको भड़काने का काम कर रही है, जहां पर बीजेपी अपनी सत्ता काबिज नहीं कर पाई। किसान क्या राजनीति जानता है? राजनीति की परिभाषा ही नहीं जानता। किसान तो राजनीति से दूर है। जब किसानों ने अपने मन से राजनीतिक लोगों को, नेताओं को हटा दिया तो राजनीति आई कहां से? राजनीति तो खुद केंद्र सरकार, यूपी सरकार, अन्य सरकारें हैं, क्योंकि चोर चोर मौसेरवाही है। भाई हम किसकी बुराई करें? खुद आज ये इसकी बुराई करे, कल वो उसकी करेगा। तो क्यों नहीं ये आपस में समझौता कर लेते? किसानों के बीच में मत आओ, किसान तो निपट लेगा ना, सरकार से भी निपट लेगा। आज किसान लाठियां खाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार हो चुका। अब सरकार की जो रावणशाही नीति है, जो कंस वाली नीति है, तो कोई न कोई तो कृष्ण भगवान पैदा होगा हिंदुस्तान में। आप क्या कहना चाहेंगे नादू जी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार का ये कहना मैं बिल्कुल ही 100% नकारता हूं कि किसान जो है वो सिर्फ कुछ किसान विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से आम किसान को ना तो बिलों के बारे में कुछ जानकारी होती है। मेरे पिताजी से अगर आप इस बिल के बारे में पूछेंगे तो जितना मैं बता पा रहा हूं वह तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। वो एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं जानते। तो वो जो किसान, आमतौर पर जो किसान है, मूल रूप से जो किसान है, जिसके आप कह रहे हैं कि साहब उसके लिए ये बिल लाया गया है, वो इस बिल के बारे में ना तो जानता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप कहते हैं कि साहब हरियाणा और पंजाब का किसान है, मात्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इस समय पर पूरे देश में, देखिए, लोगों का ये मानना और ऐसी आवाजें, ऐसी सुगबुगाहट है कि जहां पर सत्ता काबिज बीजेपी नहीं कर पाई, जैसे राजस्थान हुआ या फिर हरियाणा हुआ, जहां पर बीजेपी अपनी सत्ता काबिज नहीं कर पाई, वहीं का किसान जो है ज्यादा इस बिल के विरोध में आवाज अपनी बुलंद कर रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो किसान शाखा है, जिसको भारतीय मजदूर संघ कहते हैं, चलिए मैं किसान हूं या ये किसान नेता हैं या मूल रूप से जो किसान है वो इसके बारे में नहीं जानता, भारतीय किसान संघ में बैठे हुए जो लोग हैं,
जो विशेषज्ञ हैं, जो कृषि के बारे में जानते हैं, क्या सरकार को उनसे राय लेकर इसको फेयर नहीं करना चाहिए? किसान संघ विरोध कर रहा है, भारतीय किसान संघ तक विरोध कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं मान लेता हूं मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन भारतीय किसान संघ में बैठे लोग या किसानों का नेतृत्व कर रहे लोग, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ भी हैं, कृषि विशेषज्ञ, मैं आमतौर पर इस बात से बिल्कुल वो नहीं करता कि साहब किसी को भड़का दिया जाए, कोई कर रहा है वो अलग बात है, लेकिन कृषि विशेषज्ञों से हर मुद्दे पर जब आप किसी भी विभाग का कुछ बनाना चाहते हैं, कृषि मंत्रालय उसको देखता है, तो फिर कृषि विशेषज्ञों की उसमें राय लेना भी आवश्यक होता है। लेकिन भारत की राजनीति कहीं ना कहीं ऐसी रही है, जो गर्म मुद्दा चल रहा होता है उसको भुनाने का काम हर एक पार्टी शायद करने लग जाती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजनीति में क्या कोई नई चीज है? आपने राजनीति नहीं की जितने समय तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं नहीं कहना चाहता, मैं किसान हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने जिस समय केंद्र में मनमोहन सिंह जी सरकार हुआ करती थी, कौन सी कम राजनीति की? किस विषय पर राजनीति आपने नहीं की? हर विषय पर आपने राजनीति की, किसान को आगे कर दिया आपने, हर विषय पर राजनीति करते रहे। तो आप ये किसान के मतलब साइड में करके आप राजनीति को आगे करना चाहते हैं। मैं समझता हूं इस तरीके की पॉलिटिक्स सरकार को नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से, क्योंकि आज की तारीख में किसान उबाल पर है, उन्हें पूरी तरीके से इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और रोल बैक करना चाहते हैं, वो हठधर्मिता वाली बात आती है, सरकार कहीं अड़ती है, सब इसमें बेइज्जती नहीं है। अगर कहीं बिल फेयर नहीं है, जैसा कि खुद सरकार भी मानती है, तो मैं समझता हूं किसानों को भी और सरकार को भी इसमें बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकालना चाहिए, जिसके देश के हालात पूरी तरीके से सामान्य। तो मोदी सरकार के 6 साल पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। इस 6 साल में किसानों की तरक्की हुई है, एमएसपी बढ़ी है और एक साल में 75,000 करोड़ किसानों के खाते में भेजे गए हैं। इसी के साथ 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि अब तक मोदी सरकार उनके खाते में पहुंचा चुकी है। तो अभी फिर आपको क्यों लगता है ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार, किसान हितैषी ना होकर ये किसान विरोधी है? लगातार लोगों के यही करार दिए जा रहे हैं, सरकार को कहा जा रहा है कि ये किसान विरोधी सरकार है, ऐसा क्यों है आखिर? जैसे कि भाई जो चुनाव का समय आता है जी, किसानों के दरवाजे पे सारी पार्टी जाती है जी, बीजेपी भी गई, यानी किसान हितैषी होने का डिडोरा ये पीटती रही। इन्होंने 600 रुपए प्रति महीना किसानों को दिया खाते में जी, तो 1967 का आधार वर्ष मान लो ना, किसान आयोग का गठन कर दो ना, क्यों नहीं करते? एक चपरासी का आयोग गठन है, हर कर्मचारी का आयोग गठन है, तो किसान आयोग क्यों नहीं गठन कर दिया जाता? उससे वो संशोधन निकल के आ जाएगा, किसान इतने घाटे में जा रहा है, हमें 600 रुपए नहीं चाहिए। सरकार ने 1 लाख रुपए किसान का कर्ज माफ करने का वादा किया था जी। सरकार ये बता देगा कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। चलो ये छोड़ो, ओलावृष्टि हुई जी, ओलावृष्टि में आगरा जनपद के लिए 14 करोड़ रुपए आया था, किसानों को न बांट करके वो वापस कर दिया गया जी। क्यों कर दिया गया? किसानों के लिए भेजा था ना, या दिखाने के लिए, जलाने के लिए भेजा था। यानी कथनी करने में भारी अंतर है। अब किसी की बुराई करें तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। अब तो यही है कि जो 3 विधेयक लेकर के आए जी, सरकार से निवेदन है कि मानवर जिसका परिवार होता है उसे पता होता है कि मेरे परिवार की हालत क्या है, तो आपका परिवार पूरा देश का किसान है मोदी जी। आपको अपने परिवार का ध्यान रखते हुए पूंजीपतियों की गोदी में न बैठे तो ठीक है, सही है? सरकार जो आंकड़े देती है, नहीं, सरकार कोई आंकड़े नहीं देती है। सरकार केवल ढाके 3-5 देती है, किसानों को गुमराह करने और तोड़ने के लिए आंकड़े देती है। आंकड़ा क्या चीज है? कोई आंकड़ा नहीं, आंकड़े होते हैं सच्चाई के, सच्चाई में लाया जाए। सच्चाई नहीं आएगी, किसान इसका विरोध करेगा किसी कीमत पर। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1946 में बाबा साहेब अंबेडकर ही थे जिन्होंने संविधान सभा को भूमि के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था। ये ज्ञापन स्टेट एंड माइनॉरिटी के नाम से आज भी उपलब्ध है। वो भूमि, शिक्षा, बीमा, उद्योग, बैंक आदि का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। वो चाहते थे कि ना कोई जमींदार रहे और ना कि पट्टेदार रहे, ना ही कोई भूमिहीन रहे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, अब ये 3 अध्यादेश आ गए ना, ये जमींदारी वही प्रथा लागू हो गई। जैसे कि भाई एक किसी पूंजीपति ने 4 गांव की जमीन पट्टे पर ले ली जी, उसमें टारगेट दिया गया कि 10 साल से पहले कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, 10 साल से 50 साल तक। अगर मैंने आपके नाम पट्टा कर दिया 10 साल के लिए जी, मुझे अपनी बेटे की या बहन की शादी करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, कोई मुझे न तो बैंक पैसा देगा न पूंजीपति देगा, तो निजीकरण तो हो गया।
यानी वो फिर जमींदारी प्रथा पहले से फिर लागू होगी किसान के ऊपर। यानी फिर किसान मजदूर बन करके, पहले तो गुलाम था, अब मजदूर और गुलाम दोनों चीज हो गए। यानी आज किसान गेहूं की रोटी खाता था, आज खा रहा है, परंतु उसे गेहूं भी नसीब नहीं होगा, तो किसान क्यों इस कानून को मानेगा? जी, तो किसान इसे सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके जहन में नहीं बैठ रहा है ना। जी, उसे अपना तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, समय की थोड़ी पाबंदी है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आखिर सरकार इसको क्यों लागू नहीं करना चाहती है? सरकार अगर आपकी बात को नहीं मानती तो आगे की किसानों की रणनीति आखिर क्या होने वाली है? देखो साहब, सरकार से हम लाठी नहीं चला सकते, भूखे मर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अनशन कर सकते हैं। कब तक सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगे? आगरा का किसान भी दिल्ली में भी पड़ा है, आगरा में भी आंदोलन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, मरता क्या नहीं करता। देश का संविधान कहता है अगर किसान अपनी पर आ जाए तो कानून एक दिन में चेंज हो जाता है। तो किसान भी धैर्य की परीक्षा ले रहा है और सरकार भी किसानों की परीक्षा। फटाफट आपसे भी जानना चाहूंगी सेम सवाल, अगर सरकार नहीं मानती है आपकी इन बातों को, आपकी इन शर्तों को और विधेयक को वापस नहीं लेती या फिर उसमें बदलाव नहीं करती है, तो आगे की क्या रणनीति आप अपनाना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला है कि सरकार नहीं मानेगी। सरकार इतना मानती है कि इसमें खामियां हैं, तो मैं समझता हूँ कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा निश्चित रूप से। तो बीच के रास्ते के लिए आप लोग तैयार हैं? बीच का रास्ता क्या, हमें तो वापस चाहिए। बीच का रास्ता क्या है? वो उसे 39 कमियों को निकाल करके ले आएंगे, उसमें संशोधन। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी अड़े हो रहे हैं इन बात पे, या हाँ या ना में आप लोगों को भी जवाब चाहिए। जब अगर ये जवाब ना में आता तो आप लोगों की क्या रणनीति होने वाली है? हम तो भूखे मरेंगे, उसके दरवाजे पे मरेंगे जी। जब वो किसान अपने पर, चलो हम एक उदाहरण ले लें कि कोई समाज सेवी या जैसे का व्रत रखते हैं, जैसे हमने 9 का व्रत रखा, 9 दिन में अगर किसान अपने व्रत पे आ जाएगा तो परमात्मा भी पैदा हो जाएगा। इनको वापस लेना होगा, नहीं लेंगे तो किसान मरेगा। वैसे भी लॉकडाउन कोरोना में मर गया और मर जाएगा 1 लाख 2 लाख। जब तो ये लेंगे फिर इनके लिए जगह कहाँ मिलेगी? आज विदेशों में इनकी वाहवाही लूटी जा रही है, फिर विदेशों में ये जाकर के सलाम करेंगे क्या? इनको जगह नहीं मिलेगी बोलने के लिए, ये जा नहीं पाएंगे विदेश में, किसानों के बीच में भी नहीं जा पाएंगे। उन्हें तो आज आप देख लीजिए, कोई मंत्री किसानों के बीच में जाके ये कह रहा हो कि ये कानून सही है। क्यों? कि इनकी जो लीला थी जी, जो कंस वाली लीला थी, वो कृष्ण भगवान के हाथ में पड़ गई। अब देखना जीत किसकी होगी। न्याय अन्याय की लड़ाई है, न्याय की हमेशा जीत रही है और जीत रहेगी जी। सरकार को झुकना पड़ेगा जी। तो सरकार द्वारा किए गए कृषि नीति में बदलाव को लेकर किसानों के सीने में जली विरोध की चिंगारी अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है। जहां कई राजनीतिक पार्टी ऐसी भी हैं जो इस चिंगारी में हवा देने का काम कर रही हैं, वहीं किसान भी सरकार के द्वारा विधेयक में बदलाव को लेकर भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए प्रातः दर्पण के साथ। नमस्कार।